वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 281 है। यूपीपीसीएस के लिए टेस्ट सीरीज़ चल रही है और इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने। वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 281 या जो भी नया टेस्ट आएगा वहाँ तक पहुँच सकते हैं। 14 को एग्ज़ाम है यूपीपीसीएस का, इस संडे को, तो प्रैक्टिस करते रहिएगा हर दिन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जितना भी अभी तक पढ़ा आपने उसी को रिविज़न करिए और ये टेस्ट ज़रूर देखिए 1 से 2 बार। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत कहाँ से चीतों को पुनर्वासित कर रहा है? ऑस्ट्रेलिया से, अफ्रीका से, साउथ अमेरिका या संयुक्त राज्य अमेरिका? बताइए। इन दोनों में से कोई भी आंसर नहीं है। अभी 2022 की न्यूज़ आपने देखा होगा कि अफ्रीका के नामीबिया से जो है भारत में चीते लाए गए। ठीक है, क्योंकि भारत से तो चीते विलुप्त हैं और चीतों को भारत में मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में रखा गया है। याद रखिएगा उस चीज़ को भी। तो एशियाई चीता जो है भारत में स्थानीय रूप से विलुप्त हो चुका है और ईरान में भी जो चीता है वो गंभीर रूप से संकटग्रस्त है। ठीक है, तो ईरान से तो पुनर्वासित किया नहीं जा सकता उनको, क्योंकि वहाँ इनकी संख्या 100 से भी कम बची है। इसी के समाधान के लिए जो है भारत दक्षिण अफ्रीका से चीतों को पुनर्वासित कर रहा है और चीते के सभी वंशों के मध्य अफ्रीकी चीतों में आनुवंशिक विविधता सर्वाधिक देखी गई है, जो कि इनकी जनसंख्या में वृद्धि हेतु महत्वपूर्ण है। इसलिए जो चीते लाए गए हैं वो अफ्रीका से लाए गए हैं। इसके अतिरिक्त अफ्रीकी चीतों को अन्य सभी चीता वंशों का पूर्वज माना जाता है, जो उन्हें भारत में पुनर्वास परियोजना हेतु एक उपयुक्त विकल्प बनाता है। तो भारत में चीता अफ्रीका से लाया गया। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप यूपीपीसीएस की फुल टेस्ट सीरीज़ और पीडीएफ सीरीज़ प्राप्त कर सकते हो। दूसरा प्रश्न है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यानी वीपीएन जो है वो क्या होता है? इनमें से क्या कंप्यूटर सिस्टम को इंटरनेट प्रक्रिया के दौरान हैकिंग से बचाने वाली तकनीक है, या भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में ड्रोन के माध्यम से इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराना, या यह इंटरनेट पर एक एन्क्रिप्टेड कनेक्शन है, या इंटरनेट की स्पीड को बढ़ाने वाला सॉफ्टवेयर है? क्या है वीपीएन? आप इंटरनेट का यूज़ करते होंगे पीसी में, लैपटॉप में। ठीक है, तो वीपीएन का आपको पता होगा। वीपीएन दरअसल एक इंटरनेट पर एक एन्क्रिप्टेड कनेक्शन है। ठीक है, जो आपकी पहचान है उसको छिपाता है। ठीक है, वीपीएन के माध्यम से मान लीजिए आप दिल्ली में बैठे हो और फॉर एग्ज़ाम्पल एयरटेल का अपने कनेक्शन से आप इंटरनेट का यूज़ कर रहे हो, तो वीपीएन आपका जो पहचान है उसको छुपाएगा। भारत की जगह वो ऑस्ट्रेलिया से आपको दिखा देगा, ठीक है, या न्यूजीलैंड से दिखा देगा, संयुक्त राज्य अमेरिका से दिखा देगा, चाइना से दिखा देगा। तो ये है वीपीएन। वीपीएन यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क सार्वजनिक नेटवर्क का उपयोग करते समय जो है सुरक्षित नेटवर्क कनेक्शन स्थापित करने के अवसर का वर्णन करता है। और वीपीएन इंटरनेट ट्रैफिक को एन्क्रिप्ट करते हैं और उपयोगकर्ता की ऑनलाइन पहचान को छिपाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। दार एस सलाम घोषणा का संबंध किससे है? वर्ष 2030 तक भारत से कैंसर का उन्मूलन, वर्ष 2030 तक बच्चों में एड्स को समाप्त करना, वर्ष 2030 तक बच्चों में टीबी को समाप्त करना, विश्व के समुद्री पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा करना। क्या है दार एस सलाम घोषणा? देखिए, दार एस सलाम घोषणा है वर्ष 2030 तक बच्चों में एड्स को समाप्त करना, ऑप्शन नंबर बी। तो दार एस सलाम घोषणा यह वर्ष 2030 तक बच्चों में एड्स को समाप्त करने के लिए घोषणा है और बच्चों में एड्स को समाप्त करने के लिए वैश्विक गठबंधन की पहली मंत्री स्तरीय बैठक में ये घोषणा की गई थी, जो 12 अफ्रीकी देशों को यूएन एड्स और अन्य स्वास्थ्य एजेंसियों के साथ लाता है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। जैव विविधता विरासत स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूपीएससी के फेवरेट होते हैं ऐसे प्रश्न। देखिए, जैव विविधता विरासत स्थल केवल स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में विस्तृत हैं। इन्हें जैविक विविधता अधिनियम 2002 की धारा 37 के प्रावधानों के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाता है। ये केवल किंतु परंतु वाले स्टेटमेंट गलती हो जाते हैं। ठीक है, हमेशा गलत नहीं होते लेकिन अक्सर गलत हो जाते हैं, 95% के ऊपर गलत हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है केवल स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में विस्तृत है, जलीय पारिस्थितिक तंत्र में भी है, तटीय पारिस्थितिक तंत्र में भी है, समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में भी है। तो गलत हो गया ना, हो गया। वो केंद्र सरकार नहीं बल्कि राज्यों की सरकारें जो हैं, तो गलत है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। सही पूछा, सही कोई है नहीं। देखिए, जैव विविधता विरासत स्थल समृद्ध जैव विविधता वाले ऐसे क्षेत्र हैं जो अद्वितीय एवं पारिस्थितिकी रूप से सुभेद पारिस्थितिक तंत्र हैं, जो स्थलीय, तटीय, अंतर्देशीय और समुद्री जल में विस्तृत हैं। तो गलत हो गया पहला। इन्हें जैव विविधता अधिनियम 2002 की धारा 37 के प्रावधानों के अनुसार स्थानीय सरकारों
स्थानीय निकायों के परामर्श से राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित किया जाता है, न कि केंद्र सरकार। तो दोनों के दोनों इनकरेक्ट हैं, डी है आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। हाल ही में समाचारों में रही वुहान घोषणा संबंधित है किससे? इनमें से किससे संबंधित है वुहान घोषणा? एलिमिनेट करें। यह कोविड-19 की उत्पत्ति पर स्वतंत्र जांच की आवश्यकता हेतु संयुक्त राष्ट्र की घोषणा है, गलत। ठीक है, यह मुक्त व्यापार की सुविधा और आपूर्ति श्रृंखला अनुकूलन को सुनिश्चित करने से संबंधित घोषणा है, गलत। यह व्यापार उदारीकरण और आर्थिक वैश्वीकरण को बढ़ावा देने से संबंधित घोषणा है, ये भी गलत। यह वेटलैंड के संरक्षण के लिए व्यवहारिक कार्यवाही के आह्वान की घोषणा है, तो भी करेक्ट हो गया इसका आंसर। देखिए, वुहान घोषणा वेटलैंड्स पर रामसर कन्वेंशन के पक्षकारों के 14वें सम्मेलन यानी COP14 ने वुहान घोषणा को अपनाया। वुहान घोषणा के तहत विश्व भर में आर्द्रभूमियों के संरक्षण, उनकी बहाली, उनका प्रबंधन और स्थायी उपयोग को बढ़ावा देने के लिए व्यावहारिक कार्यवाही करने का आह्वान किया गया। तो वेटलैंड से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। सीधे सीधे प्रश्न स्टेट PCS में से पूछे जाते हैं। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980 और 1962 में भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना वर्ष 1962 में पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 4 के तहत की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गंगा को भारत की राष्ट्रीय नदी किस अधिनियम के तहत घोषित किया गया? किस अधिनियम ने? जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वन संरक्षण अधिनियम 1980 या वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। गंगा को भारत की राष्ट्रीय नदी जिस अधिनियम के तहत घोषित किया गया था उसका नाम है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। तो राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की स्थापना जो है वर्ष 2009 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत की गई थी, तो भी करेक्ट हो गया, जिसने गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की अध्यक्षता कौन करता है? जल शक्ति मंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, पर्यावरण मंत्री। क्या है इसका आंसर? ए नहीं है, ए। सी है नहीं है, सी। डी है नहीं है, डी। इसका आंसर है PM, भारत के प्रधानमंत्री। तो जैसा कि आपको पता है कि राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की स्थापना वर्ष 2009 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत की गई थी, जिसने गंगा को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया। ठीक है, इसने। ठीक है, और अधिनियम ये है, इसलिए ऊपर वाला वो क्वेश्चन सही था। देखिए, यह गंगा नदी के लिए वित्त पोषण, कार्यान्वयन, निगरानी और समन्वय प्राधिकरण है और जल शक्ति मंत्रालय के तहत काम करता है ये राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण, और इसकी अध्यक्षता जो है भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, UPSC में भी पूछा जा चुका है। पारंपरिक मानव जीवन के साथ साथ जैव विविधता के संरक्षण की सबसे महत्वपूर्ण रणनीति है जैव मंडल रिजर्व, वनस्पतिक उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभ्यारण्य। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटजी फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी अलॉन्ग विद ट्रेडिशनल ह्यूमन लाइफ इज बायोस्फीयर रिजर्व, बोटेनिकल गार्डन, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसका आंसर है जैव मंडल रिजर्व यानी बायोस्फीयर रिजर्व। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। ठीक है, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है जहाँ इन्वायरमेंट इकोलॉजी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछे जाने की संभावना होती है इसकी। कोई नेशनल पार्क लगा के गलत कर देता है, कोई वन्यजीव अभ्यारण्य लगा के गलत कर देता है। ठीक है, तो जैव मंडल रिजर्व या इंग्लिश वाला पकड़ के रखिए हमेशा, बायोस्फीयर रिजर्व। तो जैव मंडल रिजर्व में स्थलीय, समुद्री और तटीय पारिस्थितिक तंत्र शामिल होते हैं और इससे जैव विविधता के संरक्षण को बढ़ावा मिलता है। जैव मंडल रिजर्व की स्थापना जैव विविधता और मानव जीवन दोनों के सतत संरक्षण के लिए की जाती है। तो ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। UPSC सिविल सेवा के फेवरेट होते हैं इस तरह के प्रश्न, और ये एग्जैक्ट प्रश्न जो है UPSC सिविल सेवा में पूछा गया है। 13 में पूछा था या 14 में पूछा था, इन 2 सालों में किसी में पूछा था। समुद्री गाय, समुद्री घोड़ा, समुद्री शेर यानी सी लायन, सी काऊ, सी हॉर्स, सी लायन, उपरोक्त में से कौन से स्तनपायी, स्तनधारी या मैमल है, आपको बताना है। ठीक है, मैमल की पहचान क्या होती है? बच्चे देते हैं, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ठीक है, 4 कोष्ठीय हृदय। मनुष्य एक स्तनधारी है, गाय एक स्तनधारी है,
ब्लू व्हेल एक स्तनधारी है। इनमें से कौन कौन स्तनधारी है? सी काऊ समुद्री गाय एक स्तनधारी है, और सी लायन ये भी एक स्तनधारी है। समुद्री घोड़ा यानी सी हॉर्स एक स्तनधारी नहीं है। तो 2 को एलिमिनेट कर दीजिए, जहाँ जहाँ 2 है वो नहीं होगा, केवल 1 और 3 इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए समुद्री गाय जो है समुद्री घास खाने वाली समुद्री स्तनपायी है, जो हिंद महासागर में प्रशांत महासागर के पश्चिमी भाग में पाई जाती है। एक तरह से डुगोंग जैसी दिखती है, डुगोंग जिसको गंगा की गाय कहा जाता है। ठीक है, यह भी जो है डुंगोगिडे समूह की एकमात्र मौजूदा प्रजाति है, तो पहला करेक्ट हो गया। जो समुद्री घोड़ा है वो छोटी मछलियाँ जिनका नाम उनके सिर के आकार के कारण रखा गया है, जो एक छोटे घोड़े के सिर जैसा दिखता है। और समुद्री घोड़े स्तनधारी नहीं है, क्योंकि उन्हें जीनस हिप्पोकैम्पस में मछली के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, स्कूल में देखा होगा आपने, स्लाइड में इसको प्रयोगशाला में देखा होगा। ठीक है, और बीएससी एमएससी वगैरह करे हुई तो पक्का देखा होगा। देखिए समुद्री शेर की बात करें तो समुद्री या फिर जलीय स्तनधारी, क्योंकि ये बच्चे जन्म देने के साथ हवा में सांस लेते हैं और अन्य सभी स्तनधारियों की तरह जो है अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, और यह मुख्य रूप से प्रशांत महासागर के जल में पाए जाते हैं। तो तीसरा भी करेक्ट है। तो पहला तीसरा स्तनधारी है। इसको देखिए ज़रा, इसको ये देखिए डुगोंग जैसी दिखती है, ये सी काऊ इसको बोलते हैं, समुद्र की गाय। और यह है सी हॉर्स, ये स्लाइड में आपने देखा होगा प्रयोगशाला में बचपन में स्कूल में। ठीक है, तो ये जो है एक स्तनधारी नहीं है। ये सी लायन इसको बोलते हैं, ईल जैसी, ईल बोलते हैं क्या इसको हिंदी में, ये यूट्यूब पर देखा होगा आपको अपने। ये सी काऊ है। ठीक है, समुद्री गाय, समुद्री घोड़ा, समुद्री शेर। तो ये मैमल है, बच्चे देता है, 4 चैम्बर्ड हार्ट है, और ये जो है स्तनधारी नहीं है बल्कि मछली वर्ग में आता है जी, हिप्पोकैम्पस। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है यूपीएससी का फेवरेट, निम्नलिखित में से कौन आईयूसीएन की रेड लिस्ट में गंभीर रूप से संकटग्रस्त है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्रिटिकली इंडेंजर्ड इन द आईयूसीएन रेड लिस्ट? नीलगिरी ताहर, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, स्नो लेपर्ड, क्लाउडेड लेपर्ड, एलिगेटर घड़ियाल। देखिए नीलगिरी ताहर तो इंडेंजर्ड है, लेकिन यहाँ लिखा क्रिटिकली इंडेंजर्ड यानी गंभीर रूप से संकटग्रस्त। ठीक है, यानी संकटग्रस्त से भी ज़्यादा खराब हालत में, गंभीर रूप से संकटग्रस्त मतलब अगर इसका संरक्षण नहीं किया गया तो सीधे विलुप्त प्रजाति। लेकिन नीलगिरी ताहर तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है नहीं, ये तो इंडेंजर्ड है, तो एलिमिनेट कर दो इसको। स्नो लेपर्ड वुल्नरेबल है यानी सुबेद है। क्लाउडेड लेपर्ड भी पढ़ा चुका हूँ दोनों को, ये भी वुल्नरेबल है। एलिगेटर लीस्ट कंसर्न है, मतलब वुल्नरेबल से भी अच्छी हालत में बहुत है घड़ियाल। तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड केवल यहाँ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है। ठीक है, इसका अगर संरक्षण नहीं किया गया तो विलुप्त हो जाएगी बेचारी, पक्षी है ये। ठीक है, तो केवल 2 हो गया इसका आंसर, बी है इसका आंसर। भारत के पश्चिमी रेगिस्तान में जो है पाई जाती है, राजस्थान में, गुजरात का कुछ क्षेत्र। तो नीलगिरी ताहर जो है इंडेंजर्ड है, संकटग्रस्त है। घड़ियाल यानी एलिगेटर लीस्ट कंसर्न है यानी कम चिंतनीय। ठीक है, सबसे पहला आता है कम चिंतनीय, उसके बाद वुल्नरेबल आता है। और स्नो लेपर्ड जो है वुल्नरेबल है यानी सुभेद है, ठीक ठाक संख्या है इनकी भी। और क्लाउडेड लेपर्ड जो है वो भी वुल्नरेबल है यानी सुभेद है। और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, गंभीर रूप से संकटग्रस्त है। और ये ऊपर नीचे होते रहते हैं। ठीक है, संरक्षण अगर मिलता रहता है तो वुल्नरेबल बने रहते हैं, वरना संकटग्रस्त से गंभीर रूप से संकटग्रस्त चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। मेकांग रिवर निम्नलिखित में से किन किन देशों से होकर बहती है? थाईलैंड, वियतनाम, इंडोनेशिया, चीन, लाओस, कंबोडिया। चीन से तो होकर बहती है पक्का। ठीक है, तो चीन तो होगा ही होगा ऑप्शन में। इंडोनेशिया से होकर नहीं बहती, तो जहाँ जहाँ इंडोनेशिया है उसको हटा दीजिए। कितने कट रहे हैं इंडोनेशिया से? 1 ही कट रहा है। बाकी थाईलैंड से होकर बहती है, वियतनाम से होकर बहती है, चीन से, लाओस से, कंबोडिया से। तो 1 2 4 5 6 वाला कौन सा ऑप्शन है? डी हो जाएगा। तो ये है मेकोंग रिवर, देखिए आ रही है ऊपर से चाइना तिब्बत से। ठीक है, म्यांमार में घुसी, फिर लाओस में घुसी, म्यांमार हो गया, लाओस घुस हो गया, थाईलैंड हो गया, कंबोडिया और वियतनाम के रास्ते से नीचे चली गई। तो मेकांग जो है विश्व की प्रमुख नदियों में से एक है, जो तिब्बत से शुरू होकर चीन के यूनान प्रांत, उसके बाद म्यांमार, थाईलैंड है, लाओस है, वियतनाम है और कंबोडिया से होकर बहती है। नहीं बहती तो थाईलैंड से होकर नहीं बहती, सिंगापुर से नहीं होकर बहती, कहीं से भी नहीं होकर बहती, इनको याद रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 13 पर अजय निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित है? मेघालय का राजकीय पशु क्लाउडेड लेपर्ड, हिमाचल प्रदेश का राजकीय पशु स्नो लेपर्ड। बिल्कुल सही है, कल परसों के टेस्ट में तो पढ़ाया, ये दोनों के दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पर अजय, मिशन इंद्रधनुष में कितने डिजीज़ के खिलाफ जो है टीकाकरण शामिल है अभी तक? ठीक है, वर्तमान आंसर देना आपको, और यह है 12। ठीक है, 12। तो अभी तक मिशन इंद्रधनुष में 12 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ के खिलाफ जो है टीकाकरण शामिल है। कौन कौन से हैं? डिफ्थीरिया, काली खांसी, टिटेनस, पोलियो, ट्यूबरकुलोसिस यानी 6, हेपेटाइटिस बी, ठीक है, मेनिंजाइटिस, निमोनिया और हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा है, और टाइप बी संक्रमण है, ठीक है, जापानी एन्सेफेलाइटिस है, और रोटावायरस वैक्सीन, न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन, खसरा रुबेला। तो 12 हो गए। देखिए, मिशन इंद्रधनुष जो है भारत सरकार का एक मिशन है, जिसे 25 दिसंबर 2014 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा द्वारा शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य है बच्चों के लिए पूर्ण प्रतिरक्षण क्षेत्र को 90% तक बढ़ाना। तो 2014 में शुरू हुआ ये मिशन इंद्रधनुष के नाम से, ठीक है, और 2017 में जो है सघन मिशन इंद्रधनुष के नाम से इसको अपडेट किया गया। फिर 19-20 में सघन मिशन इंद्रधनुष 2.0 के नाम से इसको अपडेट किया गया। फिर समय और आगे बढ़ा, 2021 में इसको सघन मिशन इंद्रधनुष 3.0 के नाम से इसको करा गया। उसके बाद 2022 में इसको सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 के नाम से इसको करा गया। तब से अभी तक वही चल रहा है 4.0, ठीक है, जिसके तहत 12 हो गए, 12 डिजीज़ जो है इसके अंदर शामिल कर लिए गए, और 12 की सूची मैंने दे दिया ऊपर। 15 प्रश्न है, राष्ट्रीय रोग वाहक जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत कितनी बीमारियों को कवर किया गया है? एक प्रश्न यह है, राष्ट्रीय रोग वाहक जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत 6 बीमारियों को जो है कवर किया गया है। राष्ट्रीय रोग वाहक जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम वर्ष 2003 में शुरू किया गया था, और राष्ट्रीय रोग वाहक जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत रोग वाहक जनित रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए शुरू किया गया एक व्यापक कार्यक्रम है। इसके तहत मलेरिया, डेंगू, ठीक है, मलेरिया होता है मादा एनाफिलीज से, और डेंगू होता है एनडीज से, और लिम्फेटिक फाइलेरिया, काला आजार, जापानी एन्सेफेलाइटिस और चिकनगुनिया। तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 इनको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पर अजय, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे कम जल कुशल फसल है? यूपीएससी सिविल सेवा 2021 में पूछा गया प्रश्न है ये। सबसे कम जल कुशल फसल है, यानी जिसको जल की सबसे अधिक आवश्यकता होती है, तो वो है गन्ना। देखिए, गन्ना जो है सबसे कम जल कुशल फसल है, यानी गन्ने की वृद्धि और सिंचाई के लिए बहुत अधिक जल की आवश्यकता होती है, ठीक है, और अनुमान है कि 1 किलो गन्ना पैदा करने में लगभग 2000 से 2500 लीटर पानी लगता है। इसको उल्टा करके देख लोगे ना तो गलत कर दोगे, ठीक है। सबसे कम जल कुशल का मतलब है सबसे अधिक पानी खींचेगा। इसकी तुलना में बाजरा, सूरजमुखी और अरहर अपेक्षाकृत अधिक जल कुशल फसलें हैं। पॉलिटी का प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 17, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी सीएजी की बात हो रही है, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो सीएजी एक संवैधानिक निकाय है जिसे भारतीय संविधान के भाग 5 के तहत परिभाषित किया गया है। सरकारी कंपनियों के ऑडिट और अकाउंटिंग से निपटने के दौरान कैग के पास कानून का उल्लंघन करने वालों पर मुकदमा चलाने के लिए कुछ न्यायिक शक्तियां हैं। सीएजी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। 6 साल या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरा हो जाए अपने पद पर बने रहते हैं तब तक। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, सीएजी के बारे में याद रखिएगा। 6 साल का कार्यकाल, 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूरा हो गया अपने पद पर बने रहते हैं। सही है ये बात, गलत करेगा यहाँ 5 साल डाल देगा, 4 साल डाल देगा, 62 या 65 कर देगा, तो 65 ही सही है। सीएजी संवैधानिक निकाय है, पहला वाला सही है, संविधान के भाग 5 में इसका प्रावधान है, दूसरा वाला गलत है। सीएजी एक अर्ध न्यायिक निकाय है, अर्ध न्यायिक निकाय नहीं है, ठीक है। तो इस पर ये अगर किसी को चाहता है कि इस पर मुकदमा चले तो कोर्ट इसको रिकमेंड करेगा, उससे सलाह लेगा। तो 1 और 3 केवल करेक्ट होंगे यहाँ, दूसरे को हटा दीजिए, जहाँ जहाँ 2 है वो नहीं होगा।
तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी CAG का उल्लेख संविधान के भाग 5 के तहत किया गया है, अनुच्छेद 148 से 151 के तहत, यानी संवैधानिक निकाय है। क्या केवल सलाहकार निकाय है? इसके पास कुछ अर्धन्यायिक शक्तियाँ, तो न्यायिक शक्तियाँ नहीं है, दूसरा वाला गलत। इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, 6 वर्ष का इसका कार्यकाल होता है, 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूरा हो जाए अपने पद पर बना रहता है वो। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। सूफीवाद में प्रयुक्त तज़किरा निर्दिष्ट करता है किसको? तज़किरा क्या है? सूफी संतों के पत्र संकलन को, सूफी संतों की बातचीत को, सूफी संतों द्वारा अपने शिष्यों को दी जाने वाली दीक्षा को, या सूफी संतों की जीवनियों के संस्मरण को? ऑप्शन नंबर सी है। देखिए, तज़किरा शब्द का तात्पर्य सूफी संतों की जीवनियों का संस्मरण से है। भारत का प्रथम सूफी तज़किरा मीर खुर्द किरमानी द्वारा रचित सियार उल औलिया था, और सूफी संतों के पत्र संकलन को जो है मुक्तबात और सूफी संतों की बातचीत को मलफुजात कहा जाता था, और भारत में प्रथम शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत पर आधारित मलफुजात फ़वाइद अल फुवाद है। ठीक है, इसका लेखन हसन देहलवी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। हाल ही में देश में पहली वाटर मेट्रो का संचालन शुरू किया गया है। कहाँ पर, कहाँ किया गया है? भारत की पहली वाटर मेट्रो कोच्चि में, केरल में। न्यूज़ में थी, देखा होगा आपने। तो बीते 25 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल में देश के पहले वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया। 25 अप्रैल की करंट अफेयर से पूछे जाने की संभावना ना के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाइए। ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन, बाकी तो सब इम्पोर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाइए। सिप्री की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक सैन्य खर्च के मामले में देशों का सही क्रम अधिक से कम की ओर। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा खर्चा करता है सैन्य खर्च, वो सबसे पहले पे आएगा। तो कौन कर रहा है इसमें? संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे पहला, उसके बाद चीन का दूसरा, रूस का तीसरा, और भारत का है चौथा। तो सी है आंसर। देखिए, हाल ही में जारी स्वीडिश थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री की रिपोर्ट के मुताबिक सैन्य खर्च के मामले में भारत दुनिया में चौथे स्थान पर है। ठीक है, और इस सैन्य बजट का लगभग 50% सैनिकों के वेतन और पेंशन पर, बाकी 23% सेना के लिए आधुनिक उपकरणों की खरीद पर, और चीन से जुड़ी जो भारतीय सीमा है उसको मजबूत करने के लिए किया जाता है। दुनिया में कुल सैन्य खर्च में अन्य देशों की हिस्सेदारी की बात करें तो 39% की हिस्सेदारी के साथ अमेरिका शीर्ष स्थान पर है, 13% खर्चे के साथ चीन दूसरे स्थान पर है, 3.9% के साथ रूस तीसरे स्थान पर है, और 3.6% के साथ भारत चौथे स्थान पर है, और 3.3% के साथ सऊदी अरब 5वें स्थान पर है। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये 20, इसको याद रखिएगा, बाकी सारे के सारे 20। तो प्रैक्टिस इनकी कर लीजिएगा 1 से 2 बार। धन्यवाद।